नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। बरेली कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं में आने वाले छात्राओं को लाना होगा सैनिटाइजर और पानी की बोतल। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा का शुभारंभ 1 सितंबर से किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को अपने आप सैनिटाइजर और पानी लाना होगा। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बरेली कॉलेज के प्राचार्य ने बताया, ये जो एग्ज़ाम है ये पहली बार एक बड़ी कठिन परिस्थिति में हो रहे हैं और सभी को मालूम है कोविड का दौर है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोशिश ये है हमारी कि जो बच्चे हमारे बैठे हैं एग्ज़ाम में, जहाँ वो एग्ज़ाम देंगे, वो एक दूसरे से करीब करीब 1.5 फीट की दूरी पे हो। सबसे पहला काम तो ये। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरह से उनको इंस्ट्रक्शन चले गए हैं कि हर बच्चा मास्क पहन कर आएगा, अपना पानी लेकर आएगा और सैनिटाइज़र भी अपना लेकर आएगा। जब वो हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है। अगर वो उचित समझता है, अगर उसके हाथ गंदे हैं तो हाथ धो लेगा। उसके बाद वो अंदर आएगा। ये देखिए, आपके सामने देना भैया एक हाथ में। गेट पे ही उसका थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर उसका देखा जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसको इन करा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी जगह जहां उसको एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम देगा। जो चीफ प्रोक्टर साहब है वो ये इंश्योर करेंगे हमारे कि कहीं बच्चे भीड़ ना लगा लें, है ना। दोनों गेटों पे ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे भीड़ ना लगाएं। सर कितने छात्र परीक्षाएं देंगे? देखिए ऐसा है, ये तो तीनों शिफ्ट में है। पहली शिफ्ट में तो कल बहुत कम है, 200 बच्चे करीब हैं। और सर नून में कितने हैं कल? कल नून में नहीं है, इवनिंग में है। इवनिंग में शायद 400-500 बच्चे। सर क्या उन कक्षाओं को सैनिटाइज कराया गया है जहाँ पर सर? बिल्कुल पक्का बिल्कुल सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और हम डेली एग्जाम खत्म होने के बाद वो हमारा चलता रहेगा प्रोसेस। सर अभी हाल ही में बीएड की प्रवेश परीक्षा जो हुई थी जी, उसमें सर ये देखा गया था मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आई थी, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आए उसके लिए क्या आपने किया? ये जो आप बता रहे हैं हमारे कॉलेज की बता रहे हैं किसी और कॉलेज की ही तस्वीर होती? ये कहाँ गेट पे था या अंदर था? गेट पर। देखिए गेट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि देखिए हमारा जो एक टीचर है लिमिटेड है। हम अंदर भी देखें बाहर भी देखें, इतना संभव नहीं हो पाता। बाहर कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से मैं मैडम बैठी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी लोकल पुलिस का भी ये सहारा ले लें। मेरे ख्याल से क्या रखा हुआ आपने, है ना। तो अब गेट के बाहर जरा थोड़ा सा संभव नहीं है भाई, वो हम अंदर के ही देख लेंगे। वैसे कोशिश करेंगे भाई, सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी है। पिछली बार सर खबरें ये भी थी सर, एक आध जगह खबर ये भी आई थी कि जो थर्मल स्कैनिंग हुई सर वो बंद थर्मामीटर से ही कर दी गई थी। कई एक फोटो भी उसके सर वायरल हुए थे। अरे भाई मेरे को ऐसा कोई, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई। और ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके सब दिए, उन्होंने सारे चेक कर लिए। अब कोई कभी जल्दीबाजी में कोई कर दे और खबर आ जाए तो हम उसको उस पर एक्शन ले लेंगे, नहीं तो दूसरे आदमी खड़ा कर देंगे। भारतीय किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद लगातार उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंकने का प्रयास भी किया। बरेली के मौजूदा सांसदों के पुतले बनाकर आज किसान मोर्चा सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने वहां आकर उनको रोक लिया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पुतलों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया, मेरा नरेश कुमार नाम है और मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रभारी हूँ। आज तक किस चीज़ का मतलब पुतला फूंका जाएगा जानना चाहेंगे? हम जो 5 जून के लिए सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसानों के विरोध में 3 बिल ऐसे पास किए हैं जो किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। जैसे कि ज़मीन किसानों की है, लेकिन किसान अब उसमें क्या बोएगा ये अधिकार किसान के पास नहीं है। ये तय अब जो जिसको अधिकार दिया जाएगा ये वो तय करेंगे। जैसे बनिया तय करेगा या जो व्यापार वर्ग है वो तय करेगा कि आपको अपने खेत में क्या बोना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ कानून बनाया कि यहाँ पे कि क्या नाम चाय बोई जाएगी या नील बोई जाएगी, ठीक है। नील की खेती यहाँ कराई थी अंग्रेजों ने। ऐसे ही ये जो सरकार है ऐसे कैसे किसानों के विरोध में कानून बना रही है जो सारे देश के किसानों के विरोध में है। दूसरा कानून सरकार ने बनाया है कि कालाबाजारी बढ़ रही है इससे। और तीसरा कानून एक बनाया है सरकार ने, जो मंडी व्यवस्था है, किसान अपना अनाज जाके मंडी में बेचते थे,
उसको ख़त्म करने के लिए उसको इन्होंने सरकार वो व्यवस्था ख़त्म कर रही है और बिचौलियों को या जो दलाल टाइप के लोग हैं उनको उनके माध्यम से गल्ला खरीदवाएगी। इससे मंडी समिति खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का अहित होगा। अभी गेहूं का वर्तमान में रेट देख लीजिए कितना है, सारी चीज़ों का अनाज का रेट जितना है सारा डाउन है, लेकिन किसान को खाद है, दवा है, बिजली है, गैस है, पानी है, सब चीज़ उसके रेट हाई हैं। हम किसानों की समस्याओं का कोई भी कम पैसों में या बाजे पैसों में क्यों नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। ये सरकार इसलिए ये कानून ला रही है। हम ये हमारा दूसरा चरण है। अब आज 31 हो गई। आज 31 को पूरे देश में 550 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी ये सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती है तो 14 सितंबर को हम लोग तहसील लेवल पे विधायकों का पुतला दहन करेंगे। जो विधायक और सांसद हम किसानों के वोट को लेके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन सरकार इन किसानों के विरोध में कानून बना रही है। लेकिन ये जो सांसद हैं निकम्मे हैं। अभी सरल पत्रिका ने प्रकाशित भी किया है, ये जो बहुजन समाज के जो विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी हैं वो निकम्मे हैं। इन निकम्मे नेताओं की वजह से ये सरकार मनुवादी शासन को लाना चाहती है, मनुवादी कानून बना रही है और इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। ये जो वर्तमान की सरकार है ईवीएम की नाजायज सरकार है। इस वजह से वो इस देश में तानाशाही ला रही है। तानाशाही की वजह से संविधान का आर्टिकल 19 हमको फंडामेंटल राइट है कि देश के कहीं किसी कोने में शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने देश के लोगों की आवाज़ को उठाएं, बुलंद करें, हक और अधिकारों की बात करें। लेकिन ये सरकार हमको हमारे कानून को ख़त्म कर रही है। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? हम अगला 14 सितंबर को पूरे भारत में तहसील लेवल पे विधायकों का पुतला दहन करेंगे। इस समय तो जिला लेवल पे ही किया जा रहा है ये कार्यक्रम, 550 जिलों में किया जा रहा है। फिर हम 5000 तहसीलों पे करेंगे इस कार्यक्रम को। जी आज भी पुतला फूंका जाएगा? जी, आज भी सांसदों का जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की आवाज़ों को सरकार के विरोध में क्यों नहीं बोलते। तो हमारे जो सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप और संतोष गंगवार जी, माननीय संतोष गंगवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पूरे उत्तर भारतीय युवा में योग्यता की कमी है। अरे भाई, जब युवा में योग्यता की कमी है तो आप सांसद कैसे बन गए? अरे हम युवा नाकारा है, नालायक है, तो आप क्या लायक हैं? आप भी तो उसी समाज से हैं। जब आप नालायक हैं तो हम नालायक हुए, आपकी वजह से हम नालायक हैं। इस देश में मैं आपको बताना चाहूँगा लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। न्यायपालिका जहाँ विधायिका जहाँ कानून बनता है 100% वहाँ मनुवादी लोग कानून बना रहे हैं। जुडिशरी न्यायपालिका 100% लोग मनुवादी लोग बैठे हैं। कार्यपालिका 92% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण लोग बैठे हैं। 100% मीडिया में यही लोग बैठे हैं। इस देश का जो मीडिया है वो लोगों की समस्याओं पे चर्चा नहीं करता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इस खबर को देश के इतने मीडिया चैनलों ने नहीं छापा, नहीं दिखाया। लेकिन क्या है इस देश में? बेरोजगारी है, भूखमरी है। ये देश का टीवी चैनल, अखबार जो किसानों की समस्या है उस पर बात नहीं करता। क्या बात करता है? हिंदू करता है, मुसलमान करता है। मैं इस देश के तमाम देखने वाले चैनल वाले साथियों से कहना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू और मुसलमान है क्या? इस देश में हमको पढ़ने और लिखने का राइट अधिकार मिला संविधान से, SC से मिला, ST से मिला, OBC से मिला। किसी व्यक्ति को इस देश में पढ़ने का अधिकार हिंदू या मुसलमान के नाम से मिला? किसी व्यक्ति का हिंदू और मुसलमान के नाम से पेट भरता है? ये जो सरकार में बैठे हैं लोग हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। बरेली की तहसील मीरगंज के गांव पैगा नगरी में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले महज मकान को प्रॉपर्टी के चक्कर में बदलने के लिए दामाद और बेटी ने अपने ही माँ बाप और 2 बहनों को मारकर घर के अंदर ही गाड़ दिया। आरोपी पति पत्नी 25 अगस्त को संपत्ति का हक जताने के लिए ग्राम पैगा नगरी नहीं आते तो 4 हत्याओं का राज ही रह जाता। आपको बता दें कि मृतक हीरालाल की बड़ी बेटी ने प्रेम विवाह शीशगढ़ के गांव के रहने वाले नरेंद्र गंगवार से किया था। नरेंद्र और उसकी पत्नी की शादी के बाद से ही अपने सास ससुर से संपत्ति को लेकर झगड़ा होता रहता था। लोगों ने बताया कि करीब 15 साल पहले हीरालाल अपने गाँव की जमीन दुर्गा प्रसाद को बटाई पर देकर रुद्रपुर चले गए थे। वहां पर दामाद नरेंद्र और उसकी बड़ी बेटी ने करीब 1 साल पहले अपने सास ससुर के साथ दोनों बेटियों को इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद दामाद और बेटी ने चारों लोगों के शवों को घर में ही गाड़ दिया था। 1 साल बाद जब बटाईदार हीरालाल और उनकी पत्नी बेटियों के बारे में पूछा तो नरेंद्र गंगवार और उसकी पत्नी ने कहानियां बनाकर सबकी अलग अलग मौत की बात कही, जिसके बाद बटाईदार को शक हुआ और उन्होंने रुद्रपुर जाकर पड़ताल की।
घर बंद होने पर उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त की तो पड़ोसियों ने बताया कि 1 साल पहले ये मकान नहीं खुला है, जिसके बाद वे दुर्गा प्रसाद का शक और यकीन में बदल गया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद रुद्रपुर की पुलिस ने नरेंद्र शक्ति से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने पति और पत्नी से मिलकर अपने सास ससुर और 2 बेटियों की हत्या करके चारों लोगों के शवों को घर के अंदर ही गाड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने घर पहुंचकर चारों शवों को बरामद कर हत्या का खुलासा किया। रविवार को ग्राम पैगा नगरी के चारों कंकाल शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद करीब 1 साल बाद चारों लोगों की भटकती आत्माओं को शांति मिलेगी। वहीं इस बारे में मृतक के रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद ने कहा, मेरे घर 25 तारीख को 11:30 बजे मेरे मकान पाया, मैं नहा रहा था उस टाइम, ठीक है। मुझसे मतलब लॉकडाउन लगाया हुआ, मुझसे का लगाया हुआ था, मैं नहा रहा था, मेरे को साबुन लगा था। बोले नमस्ते, मैं नमस्ते बोले पहचान ली, मैंने नहीं पहचाना। बोले क्या कर, मैंने मुझसे खोलो, मैंने मुझसे उन्होंने खोला, मैंने कहा ठीक है बैठिए, मैंने पहचान लिया। बैठे में नहा के गया, मैंने सुनाइए क्या हाल है, बड़ी हाल है। मैडम से कहा चाय बना लो, उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बैठ रहे, मैंने बातचीत करी उनसे। मैंने कहा बताओ कहाँ है सब लोग, तो ठीक ठाक है सब लोग, बड़ी मुसीबत फंस गए हमारी, बताओ क्या मुसीबत है। बोले पूरा परिवार खत्म हो गया। हमने कैसे खत्म हो गया? बोले 2 तो पहले खत्म हो गए थे, 2 लॉकडाउन में खत्म हो गए। तब 2 लॉकडाउन में खत्म हो गया, अंत्येष्टि कहाँ करी, कैसे खत्म हुए? बोले सेलपास खा के, पहले से सेलपास खा खत्म हुए। पहले सेलपास किसने खाई? पहले नाना लल्ली ने खाई, मतलब पार्वती ने, उसके बाद उनने खा ली कि हमें मार दो। इस प्रकार से हम उन्होंने बताया। अच्छा, जब आपको शक हुआ आप रुद्रपुर गए तो कैसे पता चला, उधर कैसे पुलिस ने मतलब मकान में से खोद के से शव निकाले थे? तो मैं जब रुद्रपुर गया, रुद्रपुर जाने के बाद मैंने पूरी 2 दिन छानबीन करी। छानबीन तो मुझे कोई सुराग नहीं मिला, उल्टी सीधी बातें इन्होंने करी मुझसे। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ के बाद मैंने विधायक को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ कई मंत्री के आ रहे थे, मंत्री जी के यहाँ लगे हुए थे, तो मंत्री एसओ साहब ने तुरंत एक्शन ले लिया 4 किस्तों पर। उससे पहले मैं थाने में हो आया था, बोल लेकर एप्लीकेशन लेकर अपनी। तो थाने के लोगों ने कहा मुझसे ये एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, ये तो एसओ साहब लेंगे या बोलेंगे आईजी या डीआईजी। तो उसके बाद में जब उन्होंने खोदा था, उसके बाद में आज जब शव आए हैं तो उसका कैसे अंतिम संस्कार किया गया है? वो तो हमारे पास वीडियो, हमने अपने स्तर से पूरा इंतजाम 4 और 50 बना के आराम से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं। क्यों? लीलावती का छोड़ दिया गया, उससे संतुष्ट नहीं हम। उसे क्यों छोड़ दिया? चार्जशीट में नाम और हमारे एफआईआर में नाम है, लीलावती को छोड़ दी गई। लीलावती उनकी मृतक की लड़की थी? मृतक की पत्नी, हाँ उसकी नरेंद्र की पत्नी, मृतक की लड़की। अच्छा। उसे क्यों छोड़ दिया पुलिस ने कल हमारे आने के बाद में? अच्छा। हम सब लेकर आए और उनका चालान किया, लीलावती को छोड़ दी, इससे हम खिलाफ है। आपका नाम? दुर्गा प्रसाद। आप? चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिले के सभी थानों में सरकार द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 2010 के बाद से लगे चौकीदारों को प्रशासन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उससे पहले कार्य कर रहे चौकीदारों को किसी तरीके का प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 2010 से पहले कार्य कर रहे चौकीदारों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम, आपका क्या पद है इसमें? चौकीदार पद है ग्राम पहरी। क्या अध्यक्ष हैं आप? मैं इसका अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आपने डीएम साहब ज्ञापन दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे थाने, सभी जनपद के थानों में लगे हुए जो चौकीदार हैं 2010 के बाद में जो लगे, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इससे पिछले के जो भी चौकीदार हैं पुराने, उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। हमारे हेड मोर ने ये मांग की है कि जिन लोगों के पास आदेश पत्र है वो जमा करें, जिनके पास नहीं है वो अगर अगले महीने तक नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर नहीं आए तो उन्हें अगले माह से वेतन नहीं दिया जाएगा। क्या मांग है आपकी? कितना वेतन है? वेतन हमारा 2500 रुपये अच्छा पर महीने है। आज आप डीएम साहब के कार्यालय पे डीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है साहब ने? साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं एडीएम साहब के लिए यह आदेश दे रहा हूँ कि जल्द ही आपके ये आदेश प्रमाण पत्र बन जाए। इससे पहले भी कहीं शिकायत कर चुके हैं? नहीं, आज पहली बार आए हैं, आज ही ये समस्या आई। ऐसी समस्या पहले कितने लोग परेशान हैं आपके? हमारे लगभग जनपद के अंदर लगभग 1000 लोग जो हैं जिनके पास आदेश प्रमाण पत्र नहीं है। लगभग 300 साढ़े 300 लोग ऐसे हैं जिनके पास आदेश पत्र हैं जो 2010 के बाद लगे हैं। अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है माध्यम सरकार के माध्यम से तो क्या कदम उठाएं? अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा साहब ये होगा कि हम यहाँ आके प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जब हमारी रोटी रोजी पर समस्या रहेगी तब साहब हम कुछ भी कर सकते हैं।
पात्रों की जगह अपात्रों को राशन मिलने को लेकर आईएमसी के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सरकार द्वारा गरीबों के हित के लिए राशन कार्ड बनाए जाने के बाद भी गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, ये मांग करते हुए उन्होंने आज एक आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ आपात लोग अपने वर्चस्व की वजह से राशन कार्ड बनवाकर पात्रों का हिस्सा हड़पने का काम कर रहे हैं। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मौजूद पदाधिकारी ने कहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है। मैं राष्ट्रीय महासचिव आईएमसी से हूँ। आज हमने राशन की कार्ड न बनाए जाने की समस्या को लेकर एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को आज दिया है। इससे पहले हम एक भेज चुके हैं। उस हमारे ज्ञापन भेजने से ये परिणाम आया कि जो साइट बंद थी राशन कार्ड वालों की, वो शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने खोल दी है। सराहनीय काम किया है। लेकिन अब यहाँ जिला पूर्ति के इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि आप अमीरों के नाम बताइए अपने गांव के, तब हम उनका नाम काट के आपका नाम नया राशन कार्ड जारी करेंगे। कोटा फिक्स है, जितना कोटे का है उससे अधिक राशन कार्ड जारी नहीं होंगे। और वो राशन कार्ड अब अपात्रों के इसलिए बन जाते हैं कि फूड इंस्पेक्टर और कंट्रोल वाले मिलकर अमीर लोगों के बना देते हैं और गरीबों के नहीं बनाते। जो गरीब जिन्हें खाने को नहीं है, जिनका कभी राशन कार्ड बना ही नहीं, क्या उन्हें हिंदुस्तान में जिंदा रहने का हक नहीं है? वो इस कोरोना के भयंकर बीमारी में खाने को तरस रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके राशन कार्ड सभी के बनाया जाना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय इनको फूड इंस्पेक्टर को सख्त हिदायत करें कि वो प्रत्येक गांव, प्रत्येक टाउन, प्रत्येक जगह जाकर अमीरों के राशन कार्ड खारिज करें और जो सही पात्र हैं उनके राशन कार्ड बनाए जाना चाहिए। डीएम साहब के पास आए, इन्होंने क्या कहा? ACM 2 को हमने दिया है, उन्होंने वो ज्ञापन डीएम साहब को भेज दिया है। वो डीएम साहब आदेश जरूर करेंगे पढ़कर। डीएम साहब जो हैं गरीबों के हितैषी हैं और जनहित में काम कर रहे हैं, वो आदेश करेंगे, हमें उम्मीद यही है। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।